वेलकम डियर एक्सप्लोरर्स। तो कहानी की शुरुआत दिसंबर 2001 से होती है, जहां हमें एक छोटे लेकिन खुशहाल परिवार से मिलवाया जाता है। इस परिवार में पति का नाम एडी और पत्नी का नाम जुमियाती है, जिसे सभी प्यार से जुम बुलाते हैं। जुम एक सैलून चलाती है, जबकि उनके दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी वीता और छोटा बेटा दुई। एडी एक आदर्श पति, जिम्मेदार पिता और बेहद नेक इंसान है। वह अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता है और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का खास ध्यान रखता है। रोज शाम वह समय पर घर लौट आता है ताकि बच्चों के साथ वक्त बिता सके और परिवार को खुश रख सके। दूसरी तरफ जुम के सैलून में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, जिसकी वजह से उसे अक्सर घर लौटने में देर हो जाती है। यही कारण है कि बच्चे अपनी मां से थोड़ा नाराज रहने लगे हैं। धीरे धीरे उनका लगाव अपनी मां से कम और एडी से ज्यादा हो जाता है। समय बीतने के साथ हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे अपनी मां से ठीक से बात करना भी बंद कर देते हैं। ये बात जुम को अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है। एक दिन वह एडी से अपने दिल की बात साझा करती है। वह कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपना काम छोड़कर एक हाउसवाइफ बन जाएगी, ताकि बच्चों के साथ उसका रिश्ता फिर से मजबूत हो सके। लेकिन एडी उसे प्यार से समझाता है कि उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। वह कहता है कि बच्चे अभी छोटे हैं, समय के साथ सब समझ जाएंगे। अगले दिन संडे होता है। एडी के कहने पर जुम फिर से सैलून चली जाती है। वहां मौजूद महिलाएं एडी की खूब तारीफ करती हैं, क्योंकि वह अपनी पत्नी को काम करने की पूरी आज़ादी देता है और कभी उसे रोकता टोकता नहीं। उधर घर पर दुई फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए तैयार हो रहा होता है। वह गांव की फुटबॉल टीम का हिस्सा है और आज भी उसे मैदान जाना है। एडी वीता से कहता है कि वह अपने भाई के साथ चली जाए, लेकिन वीता नाराजगी भरे अंदाज में कहती है कि कम से कम संडे के दिन तो उनकी मां को घर पर होना चाहिए था। इस पर एडी उसे समझाता है कि जुम जो कुछ भी कर रही है वह बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ही कर रही है। वीता फिर कहती है कि ऐसे में एडी को ही दुई के साथ जाना चाहिए, मगर एडी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसे घर पर रहकर सफाई और बाकी घरेलू काम भी संभालने हैं, क्योंकि जुम की गैरमौजूदगी में ये जिम्मेदारियां भी जरूरी हैं। आखिरकार वीता मान जाती है और अपने छोटे भाई को लेकर फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ती है। लेकिन कुछ देर बाद अचानक वीता के पेट में तेज दर्द होने लगता है। वह दुई से कहती है कि वह थोड़ी देर के लिए घर जा रही है और जल्द ही वापस आकर उसे ले जाएगी। वीता जैसे ही घर पहुंचती है, उसे घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है, क्योंकि वहां एडी कहीं दिखाई नहीं देता, और यही बात उसे बेचैन कर देती है। वीता घर के हर कमरे में अपने पिता को ढूंढती हुई आखिरकार बेडरूम का दरवाजा खोलती है, और जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे के अंदर एडी किसी दूसरी औरत के साथ बेहद करीब दिखाई देता है। ये नज़ारा देखकर वीता पूरी तरह टूट जाती है। एडी अपनी बेटी से कहता है कि इस बात का जिक्र वह अपनी मां से कभी ना करे, लेकिन अगले ही पल गुस्से में वह वीता को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर वीता डर और सदमे से कांप उठती है। कहानी अब फरवरी 2002 में पहुंचती है। इतने समय तक वीता ने ये राज अपने दिल में दबाकर रखा था, लेकिन अब उसके मन में अपने पिता के लिए गहरी नाराजगी भर चुकी थी। इसी बीच एडी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाने की बात कहकर घर से निकल जाता है, लेकिन दिन बीतते जाते हैं और उसकी वापसी नहीं होती। धीरे धीरे आसपास के लोग भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। उधर वीता की स्कूल रिपोर्ट आती है, जिसमें वह अपनी क्लास में टॉप करती है। साथ ही दुई का जन्मदिन भी होता है। इस खास मौके पर जुम दोनों बच्चों को बीच वेकेशन पर ले जाती है। इस सफर के दौरान बच्चों और उनकी मां के बीच का रिश्ता भी पहले से बेहतर होने लगता है। जब वे लोग वापस लौटते हैं तो पड़ोसी बुरहान एडी के बारे में पूछता है। जुम मुस्कुराकर बताती है कि एडी अभी बाहर काम पर है और शायद अगले हफ्ते तक लौट आएगा। अगले दिन जुम हमेशा की तरह अपने सैलून चली जाती है। कुछ देर बाद वीता और दुई भी वहां पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है। लेकिन तभी वीता की नज़र अचानक एक ऐसी महिला पर पड़ती है जिसे देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। वह वही औरत थी जिसका नाम री था और जिसे उसने अपने पिता के साथ देखा था। री भी वीता को पहचान चुकी थी, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय वह उसे एक अजीब और डरावनी मुस्कान देती है, जैसे उसे किसी बात का पछतावा ही न हो। ये देखकर वीता के मन में बेचैनी और बढ़ जाती है। उस रात वीता बिस्तर पर लेटी हुई उन्हीं ख्यालों में खोई रहती है। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह डरते डरते कमरे से बाहर निकलती है। उसे महसूस होता है कि उसकी मां कमरे में नहीं है, और अगले ही पल उसे ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई दीवार के सहारे रेंगते हुए बाहर चली गई हो। हालांकि वीता ठीक से कुछ देख नहीं पाती, लेकिन माहौल बेहद डरावना हो चुका था। कुछ देर बाद उसे अपनी मां बाहर दिखाई देती है। वीता धीरे धीरे उसके पास जाती है, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। जुम एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है और अगले ही पल वह अपनी जान दे देती है। ये भयानक दृश्य देखकर वीता बुरी तरह टूट जाती है।
वह रोने लगती है। तभी उसे घर के अंदर एडी और वी दिखाई देते हैं, जिनके चेहरों पर अजीब सा सुकून नजर आ रहा था। लेकिन तभी अचानक वीता की आंख खुल जाती है। असल में ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था। अगले दिन वीता और जुम पड़ोसी बुरहान के घर एक फंक्शन में जाते हैं। वहां जुम सभी को बताती है कि एडी अभी तक वापस नहीं आया है और उसे लौटने में शायद 1 और हफ्ता लग सकता है। मगर वहां मौजूद लोग धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगते हैं। माहौल अचानक अजीब सा लगने लगता है। जुम को भी एहसास हो जाता है कि कुछ तो गलत है। वह बुरहान से पूछती है कि आखिर बात क्या है। तब बुरहान गंभीर आवाज में बताता है कि एडी को गए हुए काफी समय हो चुका है और अब तक उसके लौटने का कोई पता नहीं है। इसलिए लोगों को लगने लगा है कि शायद एडी और जुम अब अलग हो चुके हैं। अब जुम को समझ ही नहीं आता कि आखिर लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उसे लगता है कि शायद लोग बेवजह अफवाह फैला रहे हैं। लोगों को यही लगने लगा था कि जुम अपनी इज्जत बचाने के लिए सच छिपा रही है। लेकिन जुम तुरंत कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके मुताबिक एडी तो बस 1 हफ्ते पहले ही काम के सिलसिले में गया था और अगले हफ्ते वापस आने वाला है। लेकिन तभी बुरहान की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बुरहान गंभीर आवाज में कहता है कि एडी फरवरी 2002 में गया था और अभी अगस्त 2003 चल रहा है। यानी सिर्फ 1 हफ्ता नहीं बल्कि 1.5 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। ये सुनते ही जुम पूरी तरह सदमे में चली जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। घर लौटने के बाद वीता भी अपनी माँ से कहती है कि सच में बहुत समय बीत चुका है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हें कभी इसका एहसास ही नहीं हुआ। दोनों के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, आखिर एडी है कहाँ। अगली सुबह जुम और वीता एडी के ऑफिस जाने का फैसला करती हैं। लेकिन जैसे ही वे निकलने वाली होती हैं, तभी अचानक एडी खुद घर लौट आता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके हिसाब से वह सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बाहर गया था। अब जुम और वीता पूरी तरह उलझ चुकी थीं। क्या आसपास के लोग झूठ बोल रहे थे? क्या कैलेंडर गलत था या फिर उनके साथ कुछ बेहद खौफनाक हो रहा था? उस रात जुम अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एडी उससे ठीक से बात तक नहीं करता। वह पूरे घर में जमीन और मकान के कागजात ढूंढने लगता है। एडी कहता है कि उसे बिजनेस में पैसे लगाने हैं, इसलिए उसे उन कागजात की जरूरत है। लेकिन जुम हैरानी से पूछती है कि आखिर वह कौन सा बिजनेस कर रहा है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वह साफ कह देती है कि यह जमीन उसकी है और वह इसे किसी को नहीं देगी, क्योंकि यही उसके और बच्चों का भविष्य है। जुम की बात सुनते ही एडी का गुस्सा भड़क उठता है और वह उस पर हाथ उठा देता है। ये सब देखकर वीता अपनी माँ से कहती है कि अगर उसने परिवार को ज्यादा समय दिया होता तो शायद आज ये सब कभी नहीं होता। अपनी बेटी की यह बात सुनकर जुम अंदर से टूट जाती है। अगले दिन एडी फिर काम पर चला जाता है। वहीं वीता अपने पिता को मनाने के लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाकर ऑफिस पहुंचती है। लेकिन वहां एडी का व्यवहार देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह अपनी बेटी से एक शब्द तक बात नहीं करता और उसकी लाई हुई डिश बिना खाए सीधे डस्टबिन में फेंक देता है। दूसरी तरफ बुरहान फिर जुम से मिलने आता है। वह कहता है कि एडी दोबारा गायब हो चुका है और अब ये साफ दिखाई देने लगा है कि वह धीरे धीरे अपने परिवार को भूलता जा रहा है। सबसे अजीब बात यह थी कि परिवार को भी उसकी गैरमौजूदगी उतनी महसूस नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी। जैसे किसी अनजानी ताकत ने सबकी यादों और एहसासों को बदल दिया हो। बुरहान को शक होता है कि इसके पीछे कोई काला रहस्य छिपा है। इसलिए वह जुम और वीता को उस्ताद अहमद नाम के एक जानकार व्यक्ति से मिलने की सलाह देता है। उसी रात दोनों उस्ताद अहमद के पास पहुंचती हैं। सब कुछ जानने के बाद अहमद एक बेहद डरावनी सच्चाई बताता है। उसके मुताबिक एडी कहीं गया ही नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी औरत के साथ रह रहा था जो बिल्कुल जुम जैसी दिखाई देती थी। उस रहस्यमयी औरत ने एडी पर एक शक्तिशाली काला जादू कर रखा था, जिसकी वजह से एडी को वही औरत अपनी असली पत्नी जुम नजर आती थी। यानी इतने समय तक वह भ्रम में जी रहा था। उसे लगता रहा कि वह अपनी ही फैमिली के साथ है। इसके बाद अहमद एक बेहद प्राचीन और खतरनाक रिचुअल के बारे में बताता है, जिसका नाम था साबदा बंदिता रातू। यह एक ऐसा रहस्यमयी तांत्रिक अनुष्ठान था जिसका इस्तेमाल सदियों पहले राजा और शासक दुश्मन देशों पर कब्जा करने के लिए करते थे। लेकिन समय के साथ लोग इसे गलत मकसदों के लिए इस्तेमाल करने लगे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह खतरनाक रिचुअल किसी और ने नहीं बल्कि रीनी ने किया था। रीनी ने एक शक्तिशाली शमन की मदद से यह काला जादू करवाया था ताकि वह एडी को हमेशा के लिए अपने वश में कर सके। असल में रीनी सावदा बंदिता रातू नाम के खतरनाक काले रिचुअल की साधना कर रही थी। इस रिचुअल को पूरा करने के लिए उसे लगातार 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए पूरी तरह शांत रहकर तपस्या करनी पड़ती थी। रिचुअल शुरू होते ही माहौल बेहद डरावना हो जाता है। रीनी ध्यान लगाकर बैठी होती है, तभी एक विशाल अजगर उसके पास आता है और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को लपेट लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रीनी के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था।
कुछ ही देर में छोटे छोटे सांप भी उसके चारों तरफ फैल जाते हैं, मानो उस रिचुअल की रक्षा कर रहे हों। फिर भी रीनी बिना हिले डुले गहरे ध्यान में बैठी रहती है। आखिरकार 3 दिन बाद वह खौफनाक अनुष्ठान पूरा हो जाता है। तब शमन उसे बताती है कि अब जिस आदमी को वह चाहती है वह हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। उसकी सोच, उसका दिल और उसकी चाहत, सब कुछ अब रीनी के वश में रहेगा। लेकिन रीनी यहीं नहीं रुकती। घर लौटने के बाद वह एक और ब्लड रिचुअल करती है। इस काले जादू के जरिए वह एडी की आंखों और दिल को सील कर देती है। अब एडी अपनी असली फैमिली को पहचान ही नहीं पाता। उसकी नज़रों में जुम और बच्चे धीरे धीरे अजनबी बन चुके थे। इतना ही नहीं, रीनी खुद पर भी जादू करती है ताकि एडी को वह बिल्कुल जुम जैसी दिखाई दे। अब सारी सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगती है। यही वजह थी कि जब वीता ने उसे देखा था तो रीनी उसके चेहरे पर वह डरावनी मुस्कान लेकर खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था कि वीता सच जान चुकी है। शायद एडी की अच्छाई, उसका स्वभाव और लोगों की तारीफें सुनकर ही रीनी उसके प्रति दीवानी हो गई थी, और उसी जुनून में उसने ये खतरनाक रास्ता चुना। अब जब भी एडी रीनी के साथ होता उसे यही महसूस होता कि वह अपनी पत्नी जुम के साथ है, जबकि उसकी असली फैमिली उसकी यादों से लगभग मिट चुकी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब कुछ महीनों नहीं बल्कि सालों से चलता आ रहा था। ये सच्चाई जानने के बाद जुम पूरी तरह टूट जाती है। कांपती आवाज में वह अहमद से पूछती है कि क्या इस काले जादू को खत्म करने का कोई तरीका है। अहमद जवाब देते हैं कि इंसान नहीं, सिर्फ अल्लाह ही उन्हें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। वह जुम और वीता को दुआ और नमाज करने की सलाह देते हैं। घर लौटकर माँ बेटी प्रार्थना करने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक एडी और जुम की तस्वीर में लगा कांच अपने आप टूट जाता है, और टूटता भी सिर्फ जुम वाले हिस्से पर है। ये देखकर दोनों के मन में डर और गहरा हो जाता है। अगले दिन जुम अपने सैलून पहुंचती है, लेकिन अब वहां सब कुछ बदल चुका था। पहले जहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब सैलून लगभग खाली रहने लगा था। जुम को अचानक असामान्य गर्मी महसूस होने लगती है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी नाक से खून तक निकलने लगता है। कुछ देर बाद जब वह पानी पीने जाती है तो उसे गिलास के अंदर एक बिच्छू दिखाई देता है। हालांकि वह असल में वहां नहीं था, लेकिन ये दृश्य देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। सैलून की कर्मचारी लड़कियां भी नोटिस करती हैं कि जुम दिन ब दिन कमजोर और बीमार होती जा रही है। फिर वे उसे एक और अजीब बात बताती हैं। उनके मुताबिक रोज सुबह सैलून के बाहर लाल मिट्टी फैली हुई मिलती है। वे उसे साफ कर देती हैं, लेकिन अगले दिन वह मिट्टी फिर वापस आ जाती है। इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने खोजबीन की, और जो सच सामने आया उसने सबको डरा दिया। मान्यता के अनुसार कब्रिस्तान की मिट्टी किसी के बिजनेस के बाहर फेंकना एक काला टोना माना जाता है, जिसका मकसद उस इंसान के काम और जिंदगी को बर्बाद करना होता है। यानी कोई ऐसा था जो जुम से नफरत करता था और उसके सैलून को खत्म करना चाहता था। अगले ही दिन जुम वह लाल मिट्टी लेकर अहमद के पास जाती है। अहमद उसे ध्यान से जांचते हैं और फिर कर्मचारियों की बात को सच बता देते हैं। लेकिन इसके बाद वह एक और चौंकाने वाली बात कहते हैं। ये सब किसी दुश्मन या प्रतियोगी का काम नहीं था, बल्कि यह काला खेल किसी अपने ने ही शुरू किया था। इसी बीच घर पर वीता पुराने दिनों के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे अचानक एक बेहद डरावनी बात याद आती है। उसे एहसास होता है कि शायद वह खुद भी किसी काले जादू के असर में थी, क्योंकि एक बार जब रीनी उससे टकराई थी तो कुछ पल के लिए उसे रीनी के चेहरे में अपनी माँ जुम की झलक दिखाई दी थी। अब वीता को समझ आने लगता है कि यह सिर्फ एडी के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ हो रहा था। उधर उसी रात जुम जानबूझकर देर तक सैलून में रुकती है। वह पता लगाना चाहती थी कि आखिर रोज सैलून के बाहर कब्रिस्तान की मिट्टी कौन फेंक कर जाता है। रात गहराने के बाद आखिरकार उसे वह शख्स दिखाई देता है। जुम छिपकर उसका पीछा करती है, लेकिन अगले ही पल जो सच सामने आता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद एडी था, और उसके साथ रीनी भी मौजूद थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि रीनी के चेहरे पर जुम को देखकर जरा सा भी डर नहीं था, मानो उसे पूरा भरोसा हो कि अब एडी हमेशा उसी का रहेगा। अगले दिन जुम बच्चों को साथ लेकर एडी के ऑफिस पहुंचती है। एडी एक सरकारी कर्मचारी था, लेकिन उस वक्त वह किसी मीटिंग में गया हुआ होता है, इसलिए जुम सीधे उसके बॉस से मिलने चली जाती है। वह कांपती आवाज में पूरी सच्चाई बताती है, लेकिन एडी के बॉस की बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बॉस बताते हैं कि एडी पर जल्द ही कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि उसने ऑफिस में ऐसे दस्तावेज जमा किए हैं जिनमें लिखा है कि जुम की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। इतना ही नहीं, 1 साल पहले उसने रीनी से कानूनी तौर पर शादी भी कर ली थी। ये सुनकर जुम पूरी तरह टूट जाती है। वह कहती है कि वह अभी जिंदा है और वही एडी की असली पत्नी है। फिर एडी ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ देर बाद बाहर उसकी मुलाकात एडी से होती है। जुम गुस्से और दर्द में उससे सवाल करती है कि जब उसने परिवार छोड़ ही दिया है तो अब उनकी जिंदगी और सैलून को बर्बाद क्यों कर रहा है।
वह ये भी कहती है कि मजबूरी में उसे सैलून चलाना पड़ा क्योंकि एडी कभी परिवार की ज़रूरतें ठीक से पूरी नहीं कर पाया। लेकिन उसने यह बात कभी किसी से नहीं कही। मगर एडी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गुस्से में साफ कह देता है कि अब उसे जुम और बच्चों से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ रीनी ने भी अपना नया सैलून शुरू कर लिया था जो तेजी से सफल हो रहा था। फिर एक रात रीनी और एडी उसी शमन की मदद से एक बेहद खतरनाक काली शक्ति कंजेंग्रातु को बुलाने की कोशिश करते हैं। वे उस अंधेरी शक्ति के सामने एडी के लिए दौलत, बड़ा प्रमोशन और ऊंचा दर्जा मांगते हैं। लेकिन कंजेंग्रातु बदले में एक भयानक कीमत मांगती है। वह कहती है कि एडी को अपनी सबसे कीमती चीज की बलि देनी होगी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि एडी बिना सोचे इसके लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन वह चोरी छिपे जुम के घर पहुंचता है और वहां से जुम के बाल, अपने बेटे की फुटबॉल जर्सी और वीता की हेयर क्लिप उठा लाता है। यानी अब वह अपने ही परिवार को इस काले जादू की बलि चढ़ाने के लिए तैयार था। रीनी उसे समझाती है कि वह बिल्कुल सही कर रहा है। उसके मुताबिक जुम और बच्चे उनकी जिंदगी में बोझ और पैरासाइट की तरह हैं। अगर वे हट गए तो वह दोनों हमेशा के लिए अमीर और खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। उसी रात जुम को घर के अंदर एक अजीब और सड़ी हुई बदबू महसूस होती है। फिर अचानक उसे घर में एक डरावनी परछाई दिखाई देती है, एक ऐसा भूत जिसे उसके अलावा कोई और नहीं देख पा रहा था। ये नज़ारा देखकर जुम बुरी तरह डर जाती है। तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है और अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अगले दिन जुम फिर से उस्ताद अहमद के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह टूटे हुए शब्दों में पूछती है कि जब एडी ने उसे छोड़ ही दिया है तो फिर वह अब भी उसकी जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहा है। अहमद उसकी हालत समझ जाते हैं। वह एक खास दुआ लिखकर जुम को देते हैं और कहते हैं कि उसे लगातार 40 दिनों तक ये प्रार्थना पढ़नी होगी। पहले सामान्य नमाज और दुआ करनी है, फिर इस खास पेय को पढ़ना है। इसके साथ ही वह कुछ और सावधानियां भी बताते हैं। अहमद कहते हैं कि जुम घर के चारों ओर चावल के पानी और नमक का घोल छिड़के। अगर घर के बाहर कोई कीड़ा मकोड़ा दिखाई दे तो उस पर भी नमक डाल दे। इंडोनेशियन मान्यताओं के अनुसार कई बार काला जादू कीड़ों और जहरीले जीवों के जरिए भी किया जाता है। जुम बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और डरावने होते जाते हैं। कभी रात के अंधेरे में आग के गोले घर की दीवारों से टकराने लगते तो कभी हजारों बिच्छू घर के बाहर दिखाई देने लगते। जुम कांपते हाथों से उन पर नमक फेंकती रहती। कई बार घर के अंदर अचानक इतनी गर्मी महसूस होती जैसे पूरा घर आग में जल रहा हो। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वीता तक डर जाती है। जुम का पेट अचानक असामान्य तरीके से फूलने लगता है। दर्द से तड़पती हुई वह वीता से दुआ पढ़ने के लिए कहती है। जैसे ही वीता प्रार्थना शुरू करती है, जुम के पेट से अजीब कीड़े निकलने लगते हैं और उनके साथ लंबे लंबे बाल भी बाहर आने लगते हैं। अब ये साफ हो चुका था कि रीनी सिर्फ एडी को हासिल नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह इस पूरे परिवार को पूरी तरह तबाह कर देना चाहती थी। धीरे धीरे जुम की हालत बेहद खराब होने लगती है। हालांकि दुआओं की वजह से चीजें थोड़ी काबू में थीं, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। आखिरकार 40वां दिन आ जाता है। उस रात उस्ताद अहमद खुद जुम के घर पहुंचते हैं। वह जुम को वीता के कमरे में रहने के लिए कहते हैं और खुद पूरे घर की शुद्धि शुरू कर देते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें जुम के कमरे में कुछ बेहद डरावना सामान मिलता है, काले रिचुअल की चीजें और एक वुडू डॉल। असल में उसी डॉल के जरिए जुम को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। अहमद तुरंत उस काले रिचुअल को खत्म करते हैं और वुडू डॉल को आग में जला देते हैं। इसके बाद वह जुम और उसके बच्चों से कहते हैं कि अब उन्हें एडी को माफ करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी सब ऊपर वाला ठीक कर देगा। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। पैसों की कमी के कारण वीता की स्कूल फीस जमा नहीं हो पाती और उसे परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाता है। उधर लगातार घाटे की वजह से जुम को अपना सैलून भी बंद करना पड़ता है। मजबूरी में वीता अपने पिता एडी के पास मदद मांगने जाती है। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए पैसे चाहती थी, लेकिन एडी उसे बुरी तरह अपमानित करके वहां से भगा देता है। ये सब सहने के बाद वीता का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे रीनी के सैलून पहुंचती है और उसे जिम्मेदार ठहराते हुए थप्पड़ मार देती है। गुस्से में वह सैलून के अंदर तोड़फोड़ भी कर देती है, क्योंकि उसकी नज़र में रीनी ने ही उनका पूरा परिवार बर्बाद किया था। इसी अफरा तफरी में जब रीनी बाहर निकलती है तो एक बाइक उससे टकरा जाती है। लेकिन इसके बावजूद एडी अपनी बेटी की हालत समझने के बजाय उसी पर चिल्लाने लगता है और उसे गंदी बातें कहकर वहां से भगा देता है। तब वीता अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहती है कि अगर वह उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है तो ठीक है, लेकिन वह चैन से नहीं जी पाएगा। एक दिन उसे अपनी गलतियों की माफी जरूर मांगनी पड़ेगी। घर लौटने के बाद वीता फूट फूट कर रोने लगती है। तब जुम अपनी बेटी को संभालती है, जबकि वह खुद अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। अगले दिन जुम मजबूरी में अपने गहने बेचने जाती है। वहीं अचानक उसकी नज़र रीनी पर पड़ती है।
जुम उसका पीछा करती है और देखती है कि रीनी एक काला बकरा लेकर कहीं जा रही है, मानो किसी नए काले रिचुअल की तैयारी हो। तब जुम गुस्से और दर्द से भरी आवाज में उससे कहती है कि उसने उससे सब कुछ छीन लिया है, उसका पति, उसका घर, उसकी खुशियाँ। अगर उसे सिर्फ एडी चाहिए था तो वह उसे अपने पास रख ले, लेकिन कम से कम उसके बच्चों और उसके परिवार से दूर रहे। और अगर एडी अब उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वह उसे तलाक दे दे, ताकि ये दर्दनाक रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सके। रीनी जुम की बात सुनकर ठंडी मुस्कान के साथ कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उस वक्त जुम उसकी असली मंशा समझ नहीं पाती। असल में रीनी सिर्फ एडी को हासिल नहीं करना चाहती थी, वह पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। उधर उसी रात वीता घर लौट रही होती है, तभी अचानक एक भयानक आत्मा उसका पीछा करने लगती है। अगले दिन वीता को पूरे शरीर में तेज जलन महसूस होने लगती है। वह दर्द से तड़पने लगती है, मानो उसके शरीर को अंदर से जलाया जा रहा हो। जुम तुरंत उस्ताद अहमद को बुलाती है। अहमद नमक मिला हुआ खास पानी देते हैं और वीता को उससे नहलाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह उस पानी से नहाती है, उसकी जलन धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अगले दिन अहमद कुछ लोगों के साथ जुम के घर में दुआ पढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक वीता पर किसी बुरी शक्ति का असर होने लगता है। उसका शरीर कांपने लगता है और उसकी आंखें पूरी तरह बदल जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही हो। उसी पल वीता खुद को एक अजीब और डरावनी जगह पर पाती है, मानो वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। चारों तरफ अंधेरा था और एक खौफनाक आत्मा उसे अपनी ओर बुला रही थी। यह मानो स्पिरिट वर्ल्ड था। अगर वह आत्मा वीता की रूह पर पूरी तरह कब्जा कर लेती तो असल दुनिया में उसकी मौत तय थी। उधर रियल दुनिया में वीता का शरीर बेकाबू हो चुका था। वह सभी पर हमला करने लगती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अहमद उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन पर भी हमला कर देती है। फिर भी घर में मौजूद सभी लोग लगातार दुआ पढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ एडी और रीनी उसी काले बकरे के सिर के साथ एक और खतरनाक रिचुअल कर रहे होते हैं। वे एक शैतानी शक्ति से सौदा कर रहे थे और बदले में जुम, वीता और दुई की जान मांग रहे थे। असल में वही अंधेरी शक्ति उस डरावनी आत्मा के रूप में वीता तक पहुंची थी। स्पिरिट वर्ल्ड में वह आत्मा आखिरकार वीता को पकड़ लेती है और उसी समय असल दुनिया में उसकी सांसें रुकने लगती हैं। लेकिन तभी वीता को दूर से अपनी माँ जुम की आवाज़ सुनाई देती है, जो लगातार उसे पुकार रही होती है। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही वीता की चेतना जाग जाती है। उसका हौसला लौट आता है और उसी पल उस शैतानी शक्ति का उसके ऊपर से नियंत्रण टूटने लगता है। आखिरकार वह आत्मा वीता की रूह पर कब्जा नहीं कर पाती और वीता मौत के मुंह से वापस लौट आती है। सब कुछ शांत होने के बाद अहमद जुम को बताते हैं कि यह सब एडी और रीनी की वजह से हुआ था, लेकिन अल्लाह की रहमत ने वीता की जान बचा ली। इसके बाद धीरे धीरे परिवार की जिंदगी सामान्य होने लगती है, लेकिन एडी और रीनी की जिंदगी अब कभी सामान्य नहीं रह सकती थी। उन्होंने कंजेंग रातू जैसी खतरनाक शैतानी शक्ति से सौदा किया था और अब वह शक्ति अपना वादा किया हुआ बलिदान मान रही थी। क्योंकि उसे वह बलि नहीं मिली, इसलिए अब उसका गुस्सा उन्हीं दोनों पर टूट पड़ता है। रीनी अचानक खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे नियंत्रित कर रही हो। वहीं एडी भी एक हादसे का शिकार होकर सीढ़ियों से गिर जाता है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। अब वीता अपना खुद का स्कूल चला रही होती है। जुम का सैलून दोबारा अच्छी तरह चलने लगा था और दुई एक शानदार फुटबॉल खिलाड़ी बन चुका था। इतनी भयानक घटनाओं के बाद आखिरकार इस परिवार की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई थीं। एक दिन वीता को अचानक अपने पुराने दिनों की याद आती है। वह रीनी का पता ढूंढकर उसके घर पहुंचती है। वहां उसे एडी दिखाई देता है, लेकिन अब उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह लकवाग्रस्त हो चुका था। अपने पिता को उस हालत में देखकर वीता भावुक हो जाती है। वह उसके लिए उसकी पसंदीदा डिश भी लेकर आई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में वह ऑफिस लेकर गई थी। इसके बाद वह रीनी से अपने पिता का ध्यान रखने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। फिल्म के अंत में असली जिंदगी की वीता खुद इस कहानी को सुनाती है। वह बताती है कि फिल्म में दिखाया गया लगभग सब कुछ सच में हुआ था। उसने अपने दिल से सारी नफरत निकाल दी थी। कुछ समय बाद रीनी वीता को फोन करती है और बताती है कि एडी बहुत बीमार है। वह कहती है कि अगर वीता ने उसे माफ नहीं किया तो शायद एडी को कभी शांति नहीं मिलेगी। असल में वीता ने गुस्से में अपने पिता से कहा था कि वह तभी चैन पाएगा जब वह अपनी गलतियों की माफी मांगेगा। आखिरकार वीता अपने पिता को माफ कर देती है और फिर 12 फरवरी 2025 को एडी की मौत हो जाती है। वहीं रीनी को जिंदगी भर अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। और इसी के साथ द कर्स की यह डरावनी लेकिन भावनात्मक कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि लालच, जुनून और गलत रास्ते इंसान की जिंदगी को किस हद तक बर्बाद कर सकते हैं।
अगर आपने इस पूरी कहानी को आखिर तक देखा है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।